हाय। तो जय हिंद। हमारा ये सेकंड लेक्चर है ज्योग्राफी का। ठीक है, राइटिंग धीरे धीरे ठीक होने लगी है क्योंकि पिछली वीडियो में कुछ समस्या थी। जो अगर पहला पार्ट अभी नहीं देखा है तो इसका जो हमारा मतलब जो पहला पार्ट है ज्योग्राफी का वो देख लो ताकि ये चीज़ें भी क्लियर हों। क्योंकि उसमें हमने बेसिकली ये बात किया है कि हमारा माउंटेन हिमालय बना कैसे है। क्योंकि अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ये स्टार्ट ही होती हिमालय से। ठीक है, क्योंकि हिमालयन से ही हमारे जितनी भी रिवर हैं वो आती हैं। हमारे प्लेन जो हैं वो भी हिमालय से ही फॉर्म हुए हैं। ठीक है। तो हम बेसिकली अपनी जियोग्राफी जो स्टार्ट करते हैं वो हिमालय से स्टार्ट करते हैं। तो हिमालय के बारे में हमने बात कर लिया है। ठीक है, हिमालय के बारे में हमने बात कर लिया है इसके इसके पिछली वीडियो में। तो अगर उसको अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ जाकर उसको देख लो। और बाकी अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्लेन्स कि हमारे प्लेन होते क्या हैं। जैसे कोई भी यहाँ पर लिखा है ना, इन जियोग्राफी अ प्लेन कॉमनली नोन एज अ फ्लैट लैंड। ठीक है, हमारा जो फ्लैट लैंड होता है। ठीक है, अब जैसे समतल जमीन एकदम ऐसे। ठीक है, फिर इज़ अ फ्लैट एक्सपेंस ऑफ लैंड दैट जनरली डज नॉट चेंज मच इन एलिवेशन, जिसमें बहुत चेंजेस ना हो, जैसे बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ ना हो, ऐसे ना हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्लेन कहते हैं बेसिकली। ठीक है, अब प्लेन वैसे भी तुमने पढ़ा ही होगा, एकदम सादा सिंपल होता है। तो प्लेन हमारे बेसिकली यही होते हैं। और हमारा जो इंडिया में हमारे जो प्लेन है, ठीक है, वो बेसिकली हमारे नॉर्थ साइड ही है। हमारे आपको बताऊं तो जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, बिहार हो गया। अब जो बेसिकली जो हमारे प्लेन हैं उनका मैं अगर आपको बताऊं लैंड, तो आपको यूपी ले लेना है। ठीक है, यूपी ले लो। ठीक है, फिर बिहार ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें हमारे पंजाब हो गया। ठीक है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, ये सब हमारे जितने भी प्लेन में आते हैं। ठीक है, तो हमने प्लेन से क्या समझा? प्लेन से हमने समझा कि प्लेन एक जो होती है एकदम समतल ज़मीन होती है। ठीक है, अभी कुछ राइटिंग में कुछ समस्या होगी, दो तीन वीडियो के बाद धीरे धीरे सही हो जाएंगी। जैसे मेरी आदत सही हो जाएगी इस मतलब इस बोर्ड पे, ठीक है, पेन टाइप पे, धीरे धीरे सही हो जाएगी। अब आपको कंटेंट क्या मिल रहा है वो समझना है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके PYQ, आपके जो भी PYQ होते हैं, ठीक है, वो आप सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये मैटर करता है। ठीक है, बाकी राइटिंग तो देखते रहेंगे। आप इसको खुद भी अगर नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। देखो, कोई भी आपको आपको बेसिकली नोट तो करना चाहिए, लेकिन अगर वन शॉट वीडियो भी देख रहे हो तभी आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगी, कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिकली मैं प्लेन की अगर बात करूँ, जैसे इंडियन जियोग्राफी की मैं बात करूँ, तो इंडियन जियोग्राफी को हम बांट सकते हैं अपने सबसे पहले 3 पार्ट में। ठीक है, हम इंडियन जियोग्राफी पढ़ रहे थे। सबसे पहले तो हमारा आ जाता है हिमालय आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले हिमालय रेंज आ जाता है। ठीक है, जिसको हमने कल कवर कर लिया, उसको अगर नहीं देखा तो उसको जाकर देख लो उस वीडियो को। ठीक है, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करें तो हमारे पे प्लेन आ जाते हैं। ओह, प्लेन। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ तो हमारे जो आ जाते हैं वो प्लेन आ जाते हैं। ठीक है, एक मिनट। अब इसके बाद हमारे जो आ जाते हैं प्लेन आते हैं। ठीक है, उसके बाद और बात करें तो उसके बाद हमारा आ जाता है हमारा जो सेक्शन है इधर। ठीक है, हमारा सेक्शन है प्लेट्यू वाला। हमारा जो प्लेट्यू वाला सेक्शन है वो आ जाता है। उसके बाद हमारी कोस्टल एरिया आ जाती है कुछ, हमारे जो भी कोस्टल एरियाज हैं वो आ जाती है। ठीक है, तो हम सब कवर करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं पूरा ओवरव्यू, तो ओवरव्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ हम द्वीप के बारे में पढ़ेंगे, द्वीप क्या होते हैं। उसके बाद हम जो गंगा के हमारे पार्ट हैं, ब्रह्मपुत्र के पार्ट हैं, ब्रह्मपुत्र के उनके बारे में, फॉर्मेशन कैसे हुई प्लेन की उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे प्लेट्यू क्या होते हैं। ठीक है, फिर डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है, इन सब से जैसे मैरीटाइम रेंज क्या होता है, कोस्ट को हम क्या क्या कहते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहेगा। हाँ, थोड़ी राइटिंग आपको मैनेज करनी पड़ेगी, धीरे धीरे ये सही हो जाएंगी। ठीक है, उसके लिए आप दिक्कत मत लीजिए। लेकिन हाँ, ये है कि कंटेंट आपको जो मिलेगा वो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। भाई कई बार एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, पेपर एग्ज़ाम को एनालाइज किया है, एग्ज़ाम क्रैक किया है। ठीक है, तो इससे एनालिसिस हो जाती है कि पेपर में क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोटिव यही है कि देखो कई सारे लोग हैं ऐसे पैसा लेते हैं पढ़ाते हैं। मैं यहाँ बेसिकली एक रिवीजन के तौर पर पढ़ा रहा हूँ कि मेरा भी एक एक हिसाब से रिवाइज हो जाएगा और आपकी भी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, बेसिकली ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है यहाँ पर।
लेकिन अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो स्टक रहिए, ठीक है। जैसे देखिए मैंने हिमालय कल कंप्लीट कर दिया है, हिमालय आप जाकर देख सकते हैं। आज मैं प्लेन ख़त्म कर दूंगा, अपने प्लेट्यू ख़त्म हो जाएंगे, कोस्टल एरिया ख़त्म हो जाएंगे। तो बेसिकली जैसे मैं आपको बताऊं तो प्लेन हमारे जो होते हैं ना, वो कैसे फॉर्म होते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, यही सब चीज़ें हम यहाँ जानने वाले हैं। अब आपको जैसे बताऊं तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, जो सबसे कॉमनली नोन हमारी सॉयल होती है, जानते हो सबसे कॉमन सॉयल इंडिया में कौन सी है जो प्लेन में पाई जाती है? मैं बताता हूँ कौन सी है। सबसे कॉमन हमारी जो सॉयल है वो आपकी एलुवियल सॉयल है, एलुवियल सॉयल, ठीक है। आपकी एलुवियल सॉयल होती है, एलुवियल सॉयल, जिसे हम चिकनी मिट्टी कहते हैं या हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है, एलुवियल सॉयल को। अब इसके हमारे दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं भाई खादर, ठीक है, और हमारा जो दूसरा पार्ट है उसे हम कहते हैं भांगर कहते हैं, ठीक है। देखो मैं बेसिकली यहाँ पर ऐसे सिर्फ अभी आपको नॉर्मल समझा रहा हूँ, बाकी आगे हम इसको चलते हैं तो डीप में करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको बेसिक ऐसे समझा दे रहा हूँ कि खादर क्या होते हैं, भांगर क्या होते हैं। खादर आपका जो होता है ना, वो ऐसा एरिया होता है जहाँ पर रेगुलर बाढ़ आती है, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे याद कर सकते हो कि रेगुलर यहाँ पर बाढ़ आती है हमारी, ठीक है। और हमारा जो भांगर वाला एरिया होता है, यहाँ पर कभी कभी बाढ़ आती है, कभी कभी बाढ़ आती है, ठीक है। बाढ़ हमारी कभी के यहाँ रेगुलर आती है खादर प्रदेश में, भांगर प्रदेश में हमारे कभी कभी बाढ़ आती है। तो बेसिकली हमारा जो एलुवियल सॉइल होता है वो हमारे ज़्यादातर प्लेन में ही पाया जाता है। हमारे जो प्लेन होते हैं, जो मैंने बताया ना कि इंडिया को हम ये बेसिक 4 पार्टों में हमने बांटा है। एक तो बांटा हिमालय रेंज में, एक तो प्लेन में बांटा, एक प्लेटू में बांटा, एक कोस्टल रेंज में बांटा। बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हम इंडिया को 4 पार्ट में डिवाइड कर कर आराम से पढ़ सकते हैं, अगर हमें पढ़ना है, अगर हमें चीज़ें आसान बनानी है। तो पहला हिमालय है, फिर प्लेन है, फिर प्लेटू है, फिर कोस्टल एरिया है। एलुवियल सॉइल हमारा है, ठीक है। एलुवियल सॉइल के दो होते हैं, खादर होते हैं, भांगर होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सॉइल आपको, ये एलुवियल सॉइल, एक मिनट, ये देखो हल्का ग्रीन ना, तो एलुवियल सॉइल आपको ज़्यादातर यहाँ मिल रहा है। देखो ये हमारे प्लेन वाले एरिया है, मैंने बताया ना, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इधर बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इधर भी मिल रहा है, आपके उड़ीसा साइड इधर चले आएंगे, ठीक है, मिल रहा है। लेकिन इतना जो हमारा बेसिकली जो प्लेन है उसको हम यही यही इतने को कंसिडर करते हैं अपना मेन प्लेन, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि प्लेन बना कैसे, उसके लिए भी बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, प्लेन भी बताऊंगा कैसे बना। उसके बाद मैं आपको बताऊं, इसके बाद हम चलते हैं अगर अपने जैसे हमारा खांदर हो गया, भांगर हो गया, इसको हम एलुवियल सॉइल को कई नाम से जानते हैं, ठीक है। 40% इंडिया में आपको एलुवियल सॉइल मिलेगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पर पहले ही नोट कर लिया है। 40% आपको मिलेगा, ठीक है। आपको बताऊँ जैसे अब ये सतलुज के जैसे सतलुज रिवर के आसपास मिलता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इन रेगुलर और रेगुलर आप कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे मान लो ये माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन है, यहाँ से रिवर चली, यहाँ से रिवर बही ऐसे। एक मिनट, रिवर में पानी किस तरीके का होता है, कलर भी तो लेना पड़ेगा पानी वाला। देखो ऐसे चली रिवर, रिवर यहाँ आई, ठीक है, रिवर यहाँ आई। अब रिवर यहाँ आई, अब रिवर को यहाँ पर एक आपको जैसे मान लीजिए पतला रास्ता मिला, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर रिवर को से पतला रास्ता मिला, ठीक है, फिर रिवर आकर जाकर बड़ी हो गई। तो कैसा होता है ना कि अब जैसे रेनी सीजन में कई बहुत सारे पानी आते हैं यहाँ से, ठीक है, बहुत सारे पानी आते हैं, बहुत सारे पानी आते हैं। पहले वैसे तो नॉर्मल अपने जो उसकी लाइन है, रिवर की स्ट्रीम है, उस स्ट्रीम से बहती रहती है अगर पानी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर पानी आते हैं बहुत ज़्यादा तो रिवर यहाँ पर हमारी ओवरफ्लो कर जाती है, ठीक है, ऐसे ऐसे ओवरफ्लो कर गई इसी एरिया में। यहाँ किसी का घर बना है, चुन्नू का है, मुन्नू का है, यहाँ पर ऐसे घर बना हुआ है किसी का, तो वो सब डूब जाते हैं घर, ठीक है। ये रेगुलर बाढ़ हर सीजन में आती रहती है इस एरिया में, इसलिए इस एरिया को हम कहते हैं खादर प्रदेश। और जैसे इसके दूर दराज के एरिया, अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ सब की, ठीक है, इधर की बात कर रहे हैं, ये यहाँ जहाँ बाढ़ नहीं जाती हर साल, कभी कभी आ जाती है अगर रिवर ज़्यादा ओवरफ्लो हो गई, उसे हम कह देते हैं भांगर प्रदेश, ठीक है। तो खादर और भांगर प्रदेश में यही इतना अंतर है कि खादर, भाई ये सीधा क्वेश्चन आया आपके CDS में, खादर प्रदेश जहाँ रेगुलर बाढ़ आती है, भांगर प्रदेश जहाँ कभी कभी बाढ़ आती है। अगर PYQ खोलोगे तुम तो तुमको PYQ से पता चलेगा कि हाँ कौन सा एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। चलो फिर हम आगे चलते हैं, इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या बताया कि हम 4 पार्ट में बांट कर पढ़ते हैं, हिमालय को,
प्लेन को, प्लेटी को, कोस्टल एरिया को। तो हमने यहाँ पर हमने हिमालय रेंज कल ख़त्म कर लिए वीडियो नंबर 1 में। आज प्लेन वाला वीडियो है। तो एलुवियल सॉइल हमने पढ़ा यहाँ पर, क्योंकि 40% ही हमारा एलुवियल सॉइल है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि खादर प्रदेश होते हैं, भांगर प्रदेश यहाँ समझाया। इसके बाद फिर देखो, इसके बाद जब रिवर आगे जाती है तो यहाँ पर रिवर एक डेल्टा बना लेती है, ठीक है। डेल्टा बहुत उपजाऊ होता है। उपजाऊ मतलब समझ रहे हो ना, बहुत फर्टाइल होता है। डेल्टा बहुत फर्टाइल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपके सीडीएस का है। डेल्टा बहुत फर्टाइल है, उसके बाद यहाँ पर रिवर जाती है, अपने सी में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद डेल्टा के बाद सी में मिल जाती है, जैसे आपको सुंदरबन डेल्टा पता होगा। ये सब चीज़ें बहुत उपजाऊ होती हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जैसे रिवर यहाँ पर मतलब बाढ़ लाने से पहले यहाँ पर एक बनाती है, यहाँ पर अपना बनाती है। एक मिनट, पेन चेंज कर लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, दूसरी स्लाइड में बता देता हूँ। अब जैसे आपको बताऊँ तो द्वाब से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि रिवर कैसे अपना, कैसे खातर प्रदेश, भांगर प्रदेश बनाती है। वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ है माउंटेन, ठीक है, यहाँ माउंटेन है अपना। यहाँ से रिवर चलती है, रिवर ऐसे चलती है, ठीक है। रिवर यहाँ से चली। अब रिवर भाई यहाँ से चलेगी तो रास्ते में तुमको पता होगा यूथ स्टेज होती है रिवर की। यहाँ से स्टोन लेकर चलती है रिवर, ठीक है। कई सारे स्टोन यहाँ से तोड़ कर यहाँ यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो स्टोन लेकर जब यहाँ से रिवर चलती है तो उसके बाद ये रिवर ये स्टोन लाकर यहाँ पर एकोमुलेट करती है एक जगह। यहाँ पर भाई एकोमुलेट करती है, जहाँ इसको मतलब खाली पानी निकलने की जगह है, या फिर कोई इसको अगर रिस्ट्रिक्शन मिल रहा है तो यहाँ पर लाकर स्टोन ये एकोमुलेट कर देती है। पानी अपना लेकर निकल जाती है, स्टोन एकोमुलेट हो जाता है। अब स्टोन एकोमुलेट होता है तो इसको हम कहते हैं, क्वेश्चन है आपके सीडीएस का, भावर प्रदेश। अभी देखो, कुछ मैं अभी सोच रहा था कि यहाँ पर पीवाईक्यूज भी लगाऊं, लेकिन मैंने नहीं लगाया। लेकिन ये नेक्स्ट स्लाइड से मैं कोशिश करूंगा पीवाईक्यूज भी लगाऊं जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये होता है हमारा भावर प्रदेश। सीडीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि भावर प्रदेश कहाँ बनता है, तो वही होता है जहाँ पर मतलब जहाँ पर रिवर लाती है, वो हमारी जो चट्टानें होती हैं, जो कि हमारे ये होते हैं, पत्थर होते हैं, उसको लाकर इकट्ठा करती है, ठीक है। वो हमारे होते हैं भावर प्रदेश। उसके बाद आपको बताऊं तो इसी भावर प्रदेश के एकदम पास में ही, ठीक है, सर, रिवर तो चलती रहती है, यहीं पर एक एरिया और बनती है, क्योंकि ये जो यहाँ से पानी आते रहते हैं ना, पानी रेगुलर आते रहते हैं। तो यहाँ पर वाटर का कलेक्शन हो जाता है। इसी के बाद इसे हम कहते हैं तराई प्रदेश, ठीक है, इसे हम कहते हैं तराई प्रदेश। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, वेट एरिया है हमारी, तो इसे हम कहते हैं तराई प्रदेश, ठीक है। ये भावर प्रदेश कहाँ, जहाँ पर सिल्ट और ये पत्थर इकट्ठा करती है रिवर, उसके जस्ट नीचे हमारे तराई प्रदेश बनते हैं, ठीक है। ये वेट एरिया होती हैं, यहाँ पर पानी हमेशा लगा रहता है, ठीक है। कहने का मतलब पानी हमेशा यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, इसलिए एक दलदल कीचड़ हो जाता है यहाँ सब, ठीक है। तो हमारे भावर प्रदेश के जस्ट नीचे हमारे तराई प्रदेश होते हैं। इतनी चीज़ हमको याद रखनी है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है इतने में, ठीक है। उसके बाद अब इसके बाद आपकी रिवर और नीचे चलती है। आपकी रिवर नीचे चलती है जब, उसके बाद 1 मिनट, उसके बाद आपकी रिवर और नीचे चली। आपकी रिवर और नीचे चली तो यहाँ पर मैंने बताया था रिवर को कि आपके बन जाते हैं ये, आपको मैंने बताया था कि ये आपके खादर प्रदेश हैं, ठीक है। खादर प्रदेश आपके जहाँ रेगुलर बाढ़ आती है, ये इधर हो गया आपके खादर प्रदेश, जहाँ आपको रेगुलर बाढ़ मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद खादर प्रदेश है ये, ठीक है। मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि राइटिंग अभी सही नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा लिख भी नहीं रहा हूँ स्लाइड पे। इसलिए देखो मैं लिख कर लाया हूँ, ठीक है, कि ज़्यादा चीज़ें हमें लिखनी ना पड़े। उसके बाद यहाँ पर हमारे होते हैं भावर प्रदेश। यहाँ पर बाढ़ तो जाती है, लेकिन कभी कभी जाती है, हर बार नहीं जाती है, कभी कभी जाती है। यहाँ बाढ़ हमेशा रहती है, खादर प्रदेश में बाढ़ हमेशा रहती है। लेकिन हमारे जो भावर प्रदेश होते हैं, भांगर, भावर नहीं सर, भांगर, भावर तो आपके यहाँ बनाती है, भावर प्रदेश तो आपके यहाँ बनाती है। आपके भांगर प्रदेश में कभी कभी बाढ़ जाती है, भांगर में। देखो ये चीज़ें अलग हैं, ये समझना, भांगर हैं ये, भांगर प्रदेश हैं ये, और ये भावर प्रदेश हैं। तो भावर प्रदेश में हमारे सिल्ट इकट्ठा होते हैं आकर, वो भावर प्रदेश कहते हैं। और जहाँ पर कभी कभी बाढ़ जाती है उसे हम भांगर प्रदेश कहते हैं। और खादर हमारी ये होती है, ठीक है, खादर प्रदेश हमारी जहाँ रेगुलर बाढ़ जाती है उसे हम खादर प्रदेश कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम और थोड़ा नीचे आते हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा और नीचे आते हैं तो रिवर यहाँ पर डेल्टा बनाती है, ठीक है। डेल्टा, डेल्टा मैंने आपको बताया कि बहुत ही फर्टाइल होते हैं ये, भाई बहुत फर्टाइल होते हैं। रिवर बहुत कुछ लेकर आती है वहाँ से, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी फर्टिलिटी की चीज़ें हैं, सब कुछ लेकर चलती है। पहली बात तो यहाँ तो पानी यहाँ तक शुद्ध ही होता है, यहाँ तक पानी एकदम शुद्ध होता है।
उसके बाद हमारे तराई प्रदेश के बाद ही पानी कुछ गंदा होना शुरू होता है जब हम इंसानों के हाथ में पड़ता है, ठीक है। तो फिर डेल्टा के बाद हमारी रिवर जाती है आसानी से यहाँ पर सी में मिल जाती है, और रिवर का ये पूरा सिस्टम है, ठीक है। यहीं से हमारे प्लेन फॉर्म होते हैं। अब जैसे देखो मिट्टी लेकर आती है, यहाँ पर पहले भावर प्रदेश बनाई, यहाँ पर पथरीली मिट्टी इकट्ठा हुई, फिर तराई प्रदेश बनाई, दलदली मिट्टी इकट्ठा हुई, उसके बाद यहाँ पर बाढ़ से भी मिट्टियाँ जा रही हैं यहाँ तक, ये भी हमारे प्लेन के ही पार्ट हैं। तो प्लेन पढ़ने के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। माउंटेन से आपकी रिवर चली हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो रिवर ही फॉर्म करती है प्लेन। बेसिकली हम यही कह सकते हैं कि रिवर हमारी ही प्लेन फॉर्म करती है, बाकी कोई दूसरी चीज़ नहीं है जो आपकी प्लेन बना सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक दिया हुआ है द्वाब। द्वाब क्या होता है? तो द्वाब एक वर्ड है जो हम पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं अपने इंडिया में, इंडिया और पाकिस्तान के रीजन में। क्या डिस्क्राइब करने के लिए? रीजन डिस्क्राइब करने के लिए दो रिवर के बीच का, दो रिवर चल रही हैं, इनके बीच का रीजन जो होता है ना, उसको हम कुछ नाम से जानते हैं, तो उसी को हम द्वाब कहते हैं। बेसिकली द्वाब कुछ नहीं है, द्वाब यही होता है, हमारी जो दो रिवर होती हैं उनके बीच का हमारा जो एरिया होता है उसे हम द्वाब कहते हैं, ठीक है। द्वाब यहाँ से क्लियर हुआ ना। मैं भी द्वाब बताता हूँ कि हमारे 5 द्वाब हैं इंडिया में, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे 3 प्लेन है भारत में, ठीक है। एक मिनट, यहाँ प्लेन ना, हम प्लेन को यहाँ पर 3 प्लेन में हम इनको बांट सकते हैं। जैसे हमारा एक इंडस प्लेन हो गया। क्वेश्चन आते हैं कितने पार्ट में प्लेन बटे हुए हैं। इंडस प्लेन हो गया। उसके बाद हमारा गंगा प्लेन हो गया, गंगा रिवर प्लेन कह सकते हैं। एक और बात करें तो हमारा हो गया ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ब्रह्मपुत्रा प्लेन, देखो एक इंडस प्लेन हमारा हो जाता है। इंडस आपको पता होगा ना। देखो रिवर सिस्टम में बात करेंगे, बहुत मजा आएगा रिवर सिस्टम पढ़ने में। पहली बात तो ठीक है, हमारा सबसे पहले इंडस प्लेन हो गया, फिर गंगा प्लेन हो गया, फिर ब्रह्मपुत्रा प्लेन हो गया, ठीक है। 3 प्लेन में हमने बेसिकली अपने प्लेन को डिवाइड किया है, ये चीज़ें भी नोट कर लेना। उसके बाद हमने कहा कि यूपी हो गया हमारा, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, फिर हरियाणा हो गया, फिर वेस्ट बंगाल हो गया। यहाँ पर हमको प्लेन मिलते हैं। एलुवियल सॉइल की बात की, क्योंकि प्लेन में हमारे ज़्यादातर एलुवियल सॉइल ही मिलते हैं, जो कि हमारे 40% मतलब 40% भी प्रेजेंट है। देखो हिमालय रेंज की हमने कल बात की पिछली वीडियो में, उसको वहाँ से देख सकते हो। प्लेन और प्लेट्यू और कोस्टल एरिया की यहाँ बात कर रहे हैं, इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या बताते हैं कि हमारा फर्टाइल लैंड हो गया, जो डेल्टा होता है फर्टाइल लैंड होता है। उसके बाद हम द्वाब की बात कर रहे हैं। तो हमारे हमारे बेसिकली जो इंडिया में द्वाब हैं, ठीक है, इंडिया में हमारे जो द्वाब हैं वो 5 टाइप के हैं। 5 टाइप नहीं, मतलब 5 द्वाब ही हैं। अब जैसे इसमें मैं आपको बता दूं तो कैसे द्वाब है, इसको मैं यहाँ से ऐसे अलग कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं एक एक द्वाब आपको बताता हूँ। ये समझ में आ गया ना कि रिवर कैसे बनाती है अपने भावर प्रदेश और वो भांगर प्रदेश, मैंने आपको बता दिया है ना। ये चीज़ें समझने वाली हैं, अगर एक बार समझ गए ना तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि जैसे आपको पता होगा कि सिंधु, इसमें कुछ है नहीं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन किसी तरह बनते नहीं हैं। इसीलिए मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ। चाहता तो ये भी इसकी भी पीपीटी बना देता, लेकिन हाथ से लिखने में कुछ सही रहता ना भाई। सिंधु रिवर, सिंधु रिवर हमारी जो है, जिसे हम इंडस कहते हैं, और हमारी झेलम जो है, ये दोनों मिलकर कौन सा द्वीप बनाती है। एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ लिख सकें हम लोग। हमारी जो सिंधु रिवर है और झेलम रिवर है, इनके दोनों के बीच के द्वीप को क्या कहते हैं। उसके बाद झेलम और हमारी चिनाब है, उनके बीच के द्वीप को क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट। फिर उसके बाद हमारी जो चिनाब है, हमारी चिनाब रिवर है, और हमारी एक रावी रिवर है, इनके बीच के द्वीप को क्या कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है रावी, और रावी के बाद हमारा आता है, रावी के बाद हमारा ब्यास आता है, ठीक है। रावी के बाद हमारी ब्यास रिवर आती है, इसके बीच के द्वीप को क्या कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है ब्यास, सतलुज, ब्यास और सतलुज के बीच के द्वीप को क्या कहते हैं। यही चीज़ें हमको, इतनी चीज़ें देखनी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो हमारे जो सिंधु, और मैंने क्या कहा कि द्वीप जो होते हैं बेसिकली वो जैसे दो रिवर आ रही हैं, ठीक है। अब जैसे आपको मैं बताऊँ तो अब यहाँ से
सिंधु गई, यहाँ से सतलज गई, यहाँ जाकर मिली ना भाई, तो इसके बीच की ज़मीन को क्या कहेंगे? इसके बीच की ज़मीन को हम दोआब कहते हैं। तो भारत में हमारे बेसिकली 5 टाइप के दोआब हैं, ठीक है। हम दोआब जो वर्ड होता है वो खाली इंडिया और पाकिस्तान में डिनोट करते हैं, ठीक है, इस नाम से जानते हैं। कोई चीज़ें अलग करनी है ना भाई, तो इसलिए हम इसको अलग कर दिए इस नाम से जानने के लिए। उसके बाद देखो, सिंधु और झेलम के बीच में हमारे जो दोआब बनते हैं उन्हें हम कहते हैं सिंधु सागर दोआब, ठीक है। उसके बाद हमारे झेलम और चिनाब के बीच में जो हमारे दोआब बनते हैं उनको हम कहते हैं चाज दोआब, ठीक है। उसके बाद फिर चिनाब और रावी के बीच में हमारे जो हमारे दोआब बनते हैं उन्हें हम कहते हैं ऋचा दोआब, ठीक है। उसके बाद हमारे जो हमारे रावी और ब्यास के मतलब बीच में जो हमारे दोआब बनते हैं उन्हें हम कहते हैं बारी दोआब। उसके बाद हमारे जो ब्यास और सतलज के बीच में दोआब बनते हैं उन्हें हम कहते हैं बिस्त दोआब। कितना आसान है देखो, कुछ इसमें आसान। हमारे देखो, सिंधु झेलम के बीच के मतलब दोआब को क्या कहते हैं? सिंधु सागर दोआब। यहाँ पर सिंधु ऑलरेडी प्रेजेंट है, सिंधु सागर दोआब से हम याद रख सकते हैं। झेलम और चिनाब इनको हमने उल्टा कर लिया, चाज चाज दोआब हो गया हमारे झेलम और चिनाब के बीच की जो जगह खाली होती है खेती के लिए बेसिकली। उसके बाद हमारे चिनाब और रवि के बीच के ऋचा दोआब, यहाँ से भी हम है ना इतना, इसका इसका आर ले लिए, इसका इधर ले लिए चा, ठीक है। तो ऋचा दोआब हो गया हमारा चिनाब और रावी के बीच के। रावी और ब्यास के बीच में बारी दोआब हो गया हमारा। फिर ब्यास और सतलज के बीच में हमारा बिस्त दोआब हो गया, ठीक है। तो ये दोआब की चीज़ें आसान हो गई आपके लिए, क्योंकि 5 दोआब हैं। क्वेश्चन सीधा पूछे जाते हैं कि रावी और ब्यास के बीच में कौन सा दोआब बनता है। ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन इसके बहुत आते हैं। जैसे ये देख लो, सिंधु सागर दोआब, ये हमारे हो गए सिंधु और झेलम के बीच के, ठीक है। जेज दोआब हो गए भाई, जियोग्राफी में कई सारी चीज़ें कई सारी तरीके से लिखी रहती हैं। जेज दोआब हो गए, ठीक है। आपकी ये हैं, आपकी आपको मैं बताना चाहूँगा, सिंधु सागर हमारी सिंधु झेलम के बीच में हो गई। हमारी चाज हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर इन्होंने जेज लिखा है, ये हमारी होती हैं झेलम और चिनाब के बीच की। ऋचा दोआब होती है हमारी ये चिनाब और रवि के बीच की। बारी दोआब हमारी होती हैं, देखो ये यहाँ पर लिखा है ना भाई, बारी दोआब हमारी होती है रवि और ब्यास के बीच की। यहाँ पर बिस्त दोआब हमारी है किसके बीच की? ब्यास और सतलुज के बीच की, ठीक है। देखो, एक चीज़ आप जब कंप्लीटली पढ़ते हैं ना पूरी तरीके से, एक एक वीडियो में ज्योग्राफी खत्म करना 2 वीडियो में आसान है, कुछ भी लाकर मतलब पीओक्यू रिलेट कर कर ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन भाई जब कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है ना, आपके सीएपीएफ सीडीएस में कॉन्सेप्ट आते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, कॉन्सेप्ट के लिए आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, वो भी आप यहाँ से देखें कहीं से देखें, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज़ और पढ़ेंगे, जो कि हम हरियाणा में हमारा जो होता है ना, हरियाणा में हम इन दोआब को दूसरे नाम से जानते हैं। राजस्थान में भी इन दोआब को दूसरे नाम से जानते हैं। पूछ लिया जाता है कि हरियाणा में दोआब मतलब दोआब को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हरियाणा में भाई हम दोआब को जानते हैं अपने भिवानी प्लेन के नाम से। वहीं हम अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में हम जानते हैं मालवा प्लेन के नाम से, ठीक है। हरियाणा में हम जानते हैं भिवानी प्लेन के नाम से, और राजस्थान में हम जानते हैं मालवा प्लेन के नाम से। तो ये हो गई आपकी द्वाब की चीज़ें। द्वाब यहाँ पर आपको बिल्कुल 100% क्लियर होगा। द्वाब में इतनी चीज़ें बहुत आसानी से बताया है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अगर आप इसको लिख लोगे ना तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अभी भी टाइम है हमारे सीडीएस एग्ज़ाम में 5 महीने। हम मतलब जियोग्राफी 15 से 20 दिन लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला। ख़त्म कर लेंगे, फिर पॉलिटी भी कर लेंगे, उसके बाद हम हिस्ट्री भी करेंगे, यहीं पर इकोनॉमिक्स भी करेंगे। ऐसे कर कर हम सारी चीज़ें ख़त्म कर लेंगे। तब तक मेरी राइटिंग भी सही हो जाएगी। सही है, सारी चीज़ें आपको क्लियर देखने लगेंगी और सारी चीज़ें आपको समझ में भी आने लगेंगी सही से। उसके बाद मैं बात करता हूँ, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो गंगा को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। गंगा को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से 3 पार्ट है हमारे गंगा के, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ पहले, ठीक है। तो गंगा को हम डिवाइड करते हैं, 1 मिनट। गंगा को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला पहला पार्ट हमारा जो है जिसमें हम डिवाइड करते हैं वो कैसा है, इसे हम कहते हैं, इसे हम अपर गंगा कहते हैं,
ठीक है, अपर गंगा प्लेन। हमारा दूसरा जो है उसे हम कहते हैं मिडिल गंगा प्लेन। ठीक है, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, ये है हमारे। उसके बाद हमारा जो थर्ड होता है बेसिकली सबसे लास्ट वाला, उसे हम कहते हैं लोअर गंगा प्लेन। लोअर गंगा प्लेन है, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया यहाँ पर अपर गंगा प्लेन, दूसरा हो गया मिडिल गंगा प्लेन, तीसरा हो गया लोअर गंगा प्लेन। ठीक है, ये हमारी होती हैं बेसिकली 3 पार्ट में हम गंगा को डिवाइड करते हैं। अब ये कौन कौन सी स्टेट में आती हैं, ठीक है, ये जानना जरूरी है कि डिवाइड तो मैंने कर दिया, लेकिन ये कौन कौन सी स्टेट में पड़ती हैं। तो हमारा अपर गंगा प्लेन कहाँ हो सकता है, खुद आप गेस करिए, आसान है चीज़ें। कहाँ है बताओ? यूपी की हमारी जितनी भी वेस्टर्न साइड है, यूपी का जो भी हमारा वेस्टर्न एरिया है, ठीक है, वो हमारे अपर गंगा प्लेन में आ जाते हैं। फिर यूपी का हमारा जो ईस्टर्न एरिया है, ठीक है, यूपी ईस्ट से लेकर हमारा जो बिहार का जो वेस्टर्न एरिया है, ये हमारा मिडिल गंगा प्लेन में आ जाता है। उसके बाद हमारा जो बिहार का, अब आप खुद बता देंगे कि बिहार का वेस्ट वाला एरिया और हमारा जो होल वेस्ट बंगाल है, होल वेस्ट बंगाल, ये हमारा पूरा आ जाता है लोअर गंगा प्लेन में। कभी कभी पूछ लेता है लोअर गंगा प्लेन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, ठीक है, तो आपको ये याद रखना, वो खाली दे देगा वेस्ट बंगाल दे देगा, यूपी वेस्ट से आपको बंगाल दे देगा, बंगाल ईस्ट दे देगा। लोअर गंगा प्लेन में आपका पूरा बिहार और आपका पूरा वेस्ट बंगाल आता है। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे गंगा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया है, बाकी हमने गंगा को पढ़ लिया है, बाकी जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो गंगा को सही से पढ़ेंगे। उसके बाद अब हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर है। देखो ब्रह्मपुत्रा रिवर में कुछ बेसिकली है नहीं, इसको तो छोटी सी चीज़ है, इसके बारे में हम यही जानेंगे कि जैसे तिब्बत से जब निकलती है तो इसको हम सांगपो के नाम से जानते हैं, ठीक है, सांगपो के नाम से इसको हम तिब्बत में जानते हैं। और ये नामचा बारबा से ऐसे यू टर्न लेती है, मैंने कल पढ़ाया माउंटेन में नामचा बारबा के बारे में, ठीक है। नामचा बारबा माउंटेन है भारत का जो अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ से ये एकदम यू टर्न लेती है। क्वेश्चन है सीडीएस का, सीधा ये पीवाईक्यू है कि मतलब ब्रह्मपुत्रा रिवर कहाँ से यू टर्न लेती है, कौन से माउंटेन से, तो नामचा बारबा से लेती है। ये चीज़ें याद रखेंगे। आपकी एनसीईआरटी में जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, टेक्स्ट बुक आप क्लास 11th की देखेंगे, वहाँ पर सीधा ऐसे लिखा हुआ है लाइन में। उसके बाद आपको बताऊँ तो उसके बाद इसमें कुछ ऐसा है नहीं। उसके बाद ये इंडिया से, हिमालय से ओरिजिन होती है, तिब्बत में बहते बहते इंडिया में आ जाती है, फिर बांग्लादेश में चली जाती है। 2900 किलोमीटर की इसकी जर्नी होती है ब्रह्मपुत्रा की, उतना ये ट्रैवल करती है। आसाम प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन है इसके एक हमारे जो मेजर इसकी जियोलॉजिकल टेरिटरीज हैं इंडिया में। एक तो आसाम में बनाती है प्लेन ये, आसाम में आपको पता होगा मंजुली आइलैंड है, मंजुली आइलैंड नहीं, ये रिवराइन आइलैंड है। पता होगा रिवराइन आइलैंड क्या होता है, जैसे नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है पत्थर लाकर इकट्ठा कर दी, अब वो इतना फ्लो नहीं है रिवर का कि इस पत्थर को हटा पाए, तो धीरे 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 यहाँ पर जमा होते 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 यहाँ पर एक आइलैंड बन जाता है। तो क्वेश्चन ये भी है कि मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर लाइन आइलैंड कहाँ है, तो वर्ल्ड का भाई सबसे बड़ा रिवर लाइन आइलैंड आपका जो है मंजुली है, जो ब्रह्मपुत्रा बनाती है आपके आसाम में, मंजुली रिवर लाइन आइलैंड। ये भी चीज़ याद कर लेना, मंजुली है हमारा रिवर लाइन आइलैंड जो कि ब्रह्मपुत्रा बनाती है आसाम में। आसाम है, आसाम में प्लेन बना लेती है थोड़ा बहुत, अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा प्लेन बनाती है, ठीक है, बाकी इसमें ऐसा ये कोई प्लेन फॉर्म नहीं करती। बांग्लादेश में चले जाती है, फिर वहाँ दोनों ये और गंगा मिलकर पद्मा के नाम से जानती हैं, फिर अपना जाकर फिर ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। ये चीज़ें इतनी क्लियर हो गई होंगी और इसमें बाकी कुछ है नहीं। आप इसको एक बार ऐसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें सारी, क्योंकि इतनी आसानी से मैं समझा रहा हूँ, बेसिक एकदम आपको लग रहा होगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसी को हवा बनाते हैं लोग, पीवाईक्यू लेकर आते हैं, पीवाईक्यू ऐड कर कर पढ़ाते हैं, लगता है भाई ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। कुछ नहीं भाई, इसको अगर कंप्लीट कर लिया ना आपने, ये चीज़ें अगर आपको पता चल गई तो पीवाईक्यू आप अपनी उंगलियों पर घुमाएंगे, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। और आप जाकर एक बार सॉल्व कर लेना दोआब वाला पीवाईक्यू, या फिर जो भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया आपको प्लेन वाला पीवाईक्यू है, ठीक है, ये सब अगर आप सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा कि हाँ किस लेवल की मतलब आप पढ़ रहे हैं अभी। अब मैं आपको बताऊं तो ये सारी चीज़ें मेरे नोट्स की हैं, ठीक है। अभी भी जब मैं एक साल 2 साल पहले जब मैं पढ़ता था, मतलब अभी भी पढ़ता ही हूँ, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो मैंने जो नोट्स बनाई थी ये उसी नोट्स की चीज़ें हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो, क्योंकि याद हो चुका है मुझे,
ठीक है, हेल्प लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं लूँगा, कि हेल्प नहीं लूँगा, कोई मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, हेल्प ज़रूर लेनी पड़ती है स्लाइड बनाता हूँ तो, ठीक है। इसीलिए मैंने नोट कर लिया ताकि मुझे ये ना देखना ना पड़े कि कहाँ मुझे पढ़ाना है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें नोट्स कर ली हैं कि मतलब गंगा के प्लेन क्या है, ब्रह्मपुत्रा क्या है, ऐसे मैं लिख लेता हूँ ताकि हमें टॉपिक याद रहे। उसके बाद मैं बात करूँ तो उसके बाद हमारे आते हैं कि फॉर्मेशन कैसे हुई प्लेन की। देखो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे प्लेन बने कैसे। जैसे मैंने कहा कि तिथिस सी कल मैंने समझाया अपने उस वीडियो में कि ऐसे हमारे अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये दोनों ऐसे मिल गए, ठीक है। ये ऐसे मिले, फिर ये ऐसे माउंटेन फॉर्म हो गया, इधर से आए मिले, ये से ऊंचा माउंटेन फॉर्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। माउंटेन फॉर्म हो गया, तो भाई माउंटेन ऐसे फॉर्म हो गया। अब जैसे देखो मैं बताऊँ, वो सिंपल सी चीज़ है। एक ऐसे दीवार है खूब बड़ी, ठीक है। आप ऐसे बस लेकर आए, आप ऐसे बस लेकर आए, आपकी बस में खूब बड़ी वाली बस है, ठीक है, जो खूब बड़ी बस होती है, डबल एसी खूब वाली, इसको लेकर लेकर ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, रोड ऐसे लेकर आए, आपने देखा नहीं, आंख बंद करके ड्राइवर आपका सो गया है, वो भैया ऐसे लेकर आया, ऐसे बस को ऐसे ठोक दिया उसने। बस भाई ऐसे उछल कर आई, जैसे बस ऐसे ठुक कर ऐसे उठ गई, ठीक है। तो ऐसे ही जब ये अंगारा लैंड ऐसे गई भाई, तो ये ऐसे एकदम से भाई टकरा गई ना, यहाँ पर जगह बन गई पूरी, इतनी खाली हो गई। तो ये ऐसे हमारे जो पहले प्लेन्स थे वो पूरी तरीके से ऐसे थे, पूरे ऐसे खूब गहरे थे प्लेन। जैसे यहाँ पर मैं बताऊँ गहरा, यहाँ पर तुम्हारे भाई ऐसे वो चले गए, यहाँ पर हमारे प्लेट्यू बन गए, ये सब पूरा गहरा हो गया। लेकिन अभी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है हमारे प्लेट्यू में और हमारे प्लेन में, ठीक है। तो प्लेन हमारा फिल कैसे हुआ, तो यही मैंने अभी बताया ना आपको कि हमारे सिल्ट आते हैं वहाँ से, कि इन्होंने ही ऐसे बना बनाकर हमारे पूरे प्लेन को बनाया है। ये पूरा प्रोसेस हुआ है, ऐसे हमारा पूरा हमारा जो पूरा प्लेन आज बनकर तैयार हुआ है, यूपी वाला और झारखंड, यूपी झारखंड और आपके बिहार में हमारे जो प्लेन बने हैं वो ऐसे ही बने हैं। ये प्लेन देखो, रिवर आती है, हर हर बार यहाँ पर सिल्ट मिट्टी लाती है, ऐसे बनाते बनाते भाई ये 11 करोड़ साल पहले से चल रहा है ऐसा। तो अभी आप ये विश्वास कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें, अभी तुम देखो आपका जो घर पुराना होगा, आपका जो भी घर पुराना होगा, बहुत पुराना घर आपका जो आपके बाबा के टाइम का होगा, वो देखो अभी वो धीरे धीरे गहरा हो गया होगा, क्योंकि मिट्टी हमारी ये आती रहती है, आती रहती है। देखो हवाएं चलती हैं, मिट्टी आती हैं, जो हमारे बारिश होता है उधर की मिट्टी इधर होती है, तो वो घर आपका गहरा हो जाता है, ठीक है। भाई यहाँ पर इतना असर आ सकता है, आपके बाबा दादा भी 20 से 25 साल बाद हुई उनकी मतलब बात है, अगर उन्होंने घर बनवाया, अभी से वो इतना नीचे हो गया है। अगर आप गाँव के रहने वाले हैं तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो सोच लो कि ये तो भाई 11 करोड़ साल से हो रहा है, तो प्लेन तो फिल ही हो सकता है ना भाई। तो प्लेन फॉर्मेशन ऐसे ही हुआ है, ठीक है। कि ऐसे मान लो हमारी अंगारा लैंड गई, गोंडवाना लैंड से लड़ी, यहाँ पर जगह खाली हुई, यहाँ पर जगह, भाई क्या उठा देगा, कोई चीज़ नीचे होगा तभी तो उठेगा, ये माउंटेन बन गया, ठीक है। और इधर से अंगारा लैंड वाली बस आ रही थी, ये भाई ये दोनों ऐसे जान लो बस लड़कर ऐसे उड़ गई बीच में। तो यहाँ पर भाई जगह खाली हो गई, उधर भी खाली हो गई, चाइना की साइड पे भी। तो सब यहाँ पर जो रिवर है वो ऐसे फिल कर रही है, ठीक है। उसके बाद आपको बताऊँ तो ये बेसिकली यही, जैसे मैं सिंपल सा आपको बता दूं तो क्या होता है, देखो अब यहीं पर हम बात कर लेंगे प्लेट्यू कैसे फॉर्म होता है। चलो ये चीज़ें याद आ गई तो प्लेट्यू का भी हो जाएगा। हमारा ये है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, और हमारा ये है टॉपिक ऑफ कैंसर। ये तो पता होगा ना भाई सबको, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, टॉपिक ऑफ कैंसर। इसे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं, हमारा जो साउथर्न हेमेस्फीयर में होता है, नॉर्थर्न हेमेस्फीयर को हम कहते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। बीच में हमारा जो होता है इक्वेटर होता है, इक्वेटर को हम 0 डिग्री मानते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, यहाँ से चला आपका आपका जो अभी साउथ इंडिया है ना भाई, वो साउथ इंडिया यही नहीं था, बहुत नीचे से आया है वो, ठीक है। यहाँ से चला आपका नॉर्थर्न इंडिया, आपका जो जो यूरेशियन प्लेट था पहले से यहीं प्रेजेंट था, ये यहाँ से जाकर इस यहाँ पर लड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पर लड़ेगा धीरे 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 जाकर, ये जैसे ही यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर इसने टक्कर मारी, आपके नॉर्थ इंडिया ने यहाँ टक्कर मारी। भाई टक्कर मारेंगे तो वहाँ पर आग, मतलब टक्कर मारेंगे भाई तो प्लेट टेक्टोनिक्स है, वहाँ पर लावा जरूर निकलेगा। लावा निकला, खूब फ्लड बैसाल्ट निकली, खूब फ्लड बैसाल्ट, खूब फ्लड बैसाल्ट, इधर भी निकली, इधर भी निकली, इधर भी निकली, ऐसे निकली, ठीक है। खूब फ्लड बैसाल्ट निकली। अब वो बैसाल्ट निकल निकल कर सब भाई, अब कुछ इधर गई, ऐसे ऐसे तो निकलती भाई। देखो छुरछुरिया जलाते हो क्या होता है, रॉकेट ऐसे जलाते हो तो अनार ऐसे ऐसे होता है ना भाई, ऐसे ऐसे। तो पृथ्वी में ऐसे ऐसे होगा तो ऐसे ऐसे ही निकलेगा ना। अब ये सब बहे ऐसे, ऐसे बहे, ऐसे बहने लगी, इधर भी बहा, इधर भी बहा। तो इधर भी बहा भाई, इधर भी बहा, इधर भी बहा, इधर भी बहा। अब ये यहाँ पर पूरा इसने फॉर्म कर लिया हमारा, यहाँ पर पूरा अ, ये हमारा इसने फॉर्म कर लिया, प्लेटू फॉर्म कर लिया यहाँ पर। अभी भी तुम देखोगे तो तुम्हारे अरबियन सी में ज़्यादा तुमको जो
मतलब हमारे जो मिनरल्स हैं और जो गहराई है अरबियन सी की वो कम है, ठीक है। क्योंकि मतलब पास में, भारत के पास में, बहुत दूर की बात नहीं करूँगा, भारत के पास में, क्योंकि ये हमारे फ्लड बेसाल्ट गए हैं, मिले हैं वहाँ पर, ठीक है। अभी भी यहाँ कई सारे मिनरल्स अभी भी मिलते हैं, हमारे जो मिनरल्स होते हैं। और वही बात यहाँ पर हमारे प्लेट्यू में भी है, लेकिन समय बहुत लगेगा इनको निकालने में, क्योंकि भाई कठिन है चीज़ें, बहुत दिनों से ऐसा हो रखा है, ठीक है। बहुत साल से, 11 करोड़ साल पहले की बात है, तो अभी इतना आसान नहीं उसको निकालना, लेकिन भाई धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सारे मिनरल्स हम निकाल लेंगे जैसे जैसे कमी होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि प्लेन कैसे बने हैं, रिवर ने फिल किया हमारे प्लेन को, और हमारे हमारे जो प्लेटू, देखो अब जैसे ये गया नॉर्थ इंडिया, ठीक है। यहाँ थी हमारी वो वाली प्लेट थी, ये जाकर यहाँ मिला, तो यहाँ ऐसे 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 हमारे अनार यहाँ से जब निकला भाई ना, तो ऐसे से फ्लड बैसाल्ट बनाकर यहाँ पर हमारा उसने प्लेट्यू बना दिया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हमारा जो प्लेट्यू हुआ है वो ऐसे ही हुआ है। आपको मैं बता दूं कि अब जैसे देखो, मैं आपको बताऊं एक सिंपल सा, मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ, अभी अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस फिगर से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो थोड़ा थोड़ा खुद भी समझने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि एट द एंड करना एग्जाम में आप ही को है। ये हमारे मान लो माउंटेन है, ठीक है। अभी मैंने बताया ना, बस ने टक्कर मारी थी, अब बस ने टक्कर मारी, ये ऐसे हो गया, और हमारे जो प्लेट्यू हैं ये ऐसे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे जैसे रिवर आती है हर साल, भाई रिवर यहाँ से गिरती है, पहाड़ सिल्ट लेकर गिरती है ना भाई। इतनी चीज़ समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो जो मैं समझा रहा हूँ? यहाँ से आती है, पहाड़ पत्थर ये सब लेकर गिरती है ना यहाँ भाई, यहाँ आती है, यही भाई डिपॉजिट होते रहते हैं, डिपॉजिट होते 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 आज ये प्लेन तैयार हो गए हैं हमारे जो नॉर्थन साइड में इंडिया की, यही प्लेन है, ठीक है। उसके बाद हमारा प्लेटू, मैंने बताया ना कि प्लेटू ऐसे फॉर्म हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमारे ऐसे आग ऐसे, मतलब हमारे जो भी लावा हैं वो फ्लड बेसाल्ट के तौर पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और हमारे प्लेटू को बना दिया है हमारे साउथर्न इंडिया में, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई इतनी, यहाँ बाकी और कुछ नहीं था, इतनी फॉर्मेशन की हमें बात करनी थी। उसके बाद हम देखते हैं हमारे जो प्लेट्यू वाले हैं, जैसे प्लेट्यू हमारे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि प्लेट्यू में हमें आपको बताऊं तो सबसे पहले चीज़ आप ये याद कर लेना कि महाराष्ट्र, यहाँ पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर एक जगह है जिसे हम जानते हैं बॉम्बे हाई के नाम से, बॉम्बे हाई के नाम से। वैसे तो आपको वैसे तो आपको प्लेट्यू में कहीं भी अर्थक्वेक नहीं मिलेगा जल्दी आपको, ये देखना, क्योंकि बहुत मजबूत है भाई प्लेट्यू। बात की नहीं, 11 करोड़ साल पहले वो बने हुए हैं, एकदम लोहा एकदम पिघला कर एकदम, जान जाओ एकदम बहुत मजबूत है। लेकिन बॉम्बे हाई एक जगह है ऐसी महाराष्ट्र में जहाँ पर भाई अर्थक्वेक आते हैं, बहुत भयानक अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। तो अर्थक्वेक आते हैं ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में, पूछा जाता है कि मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो बॉम्बे हाई में आते हैं, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, ये ज़रूरी है। और आपको एक यहाँ पर पॉइंट और बता दूँ, तो हमारी जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर, नर्मदा हमारी जो रिवर है वो डिवाइड करती है हमारे जो प्लेट्यू हैं, प्लेट्यूज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। हमारी जो नर्मदा रिवर है प्लेट्यूज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, ये भी याद रखेंगे भाई, राइटिंग पे थोड़ी गड़बड़ होने लगी, थोड़ा एडजस्ट करना। ये प्लेट्यू को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। हमारा प्लेट्यू कैसे फॉर्म हुआ, बॉम्बे हाई नाम है, ये नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे गलती हो गई, 1 मिनट, बॉम्बे हाई तो यार ऑयल फील्ड है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, गलती गलती हो गई भाई, भाई माफ़ करना यार, ठीक है। बॉम्बे हाई हमारा एक, बॉम्बे हाई हमारा भाई, जो बॉम्बे हाई हमारा है, ये हाईएस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्शन है इंडिया में, ये हमारा लातूर है महाराष्ट्र में, वही मैंने कहा कि महाराष्ट्र में यार बॉम्बे हाई तो है नहीं, लातूर, ठीक है। लातूर जगह है जहाँ पर अर्थक्वेक आते रहते हैं रेगुलर, ठीक है। अब आपको बताऊँ तो, अब इसके बाद जो हमारी रिफ्ट वैली आती है। अब जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से यहाँ हम लिखना चाहूँ तो बहुत कुछ लिखना है प्लेट में, कि प्लेट टेक्टोनिक, जैसे अभी मैं इसको आगे आपको बताऊँगा इसलिए यहाँ नहीं बता पा रहा हूँ। यहाँ पर मारवाड़ का पठार है, मालवा का पठार है, ढक्कन प्लेट्यू है, यहाँ पर आपको बताऊँ बुंदेलखंड है, यहाँ पर बघेलखंड है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, शिलोंग प्लेट्यू है, तेलंगाना प्लेट्यू है, कर्नाटका प्लेट्यू है, कई सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे प्लेट्यू, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसलिए यहाँ पर भी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर यही 2 चीज़ें हमें बतानी थी कि लातूर में अर्थक्वेक आता है पूरे, आपके अगर मैं बात करूँ इस एरिया में पूरे, तो अर्थक्वेक जल्दी नहीं आता कहीं। लेकिन जो सबसे रिच एरिया है, पूछा जाता है सबसे रिच एरिया कौन सी है हमारे साउथ इंडिया में जहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं, तो वो लातूर है। क्वेश्चन है भाई प्रीवियस ईयर, इसलिए बता रहा हूँ। नर्मदा रिवर हमारे डिवाइड करती है प्लेट्यू को 2 पार्ट में, इसको भी हम याद रखेंगे। यहाँ पर जगह थोड़ी ज़्यादा छोड़ दी मैंने, क्या लिखता है मैं तो समझ नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ, चलो यहाँ पर ये समझा दूंगा कि जैसे अभी मैंने बताया ना था एक अनार वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है।
ऐसे ऐसे, तो वो मैं फिर से बना देता हूँ कि आपको जो प्लेटू है वो ऐसे बना है, क्योंकि भाई ये जो प्लेटू के ऊपर आपके ऐसे पूरा लावा फैल गया इधर, लावा फैल गया और लावा ऐसे बहते हुए चला गया ना भाई, जैसे देखो इधर आपके ऐसे ही इंडिया, तो इधर ऐसे बहते हुए ऐसे ऐसे गया ना, ऐसे बहते हुए गया, ऐसे बहते बहते, तो इसीलिए आपको जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट ज़्यादा ऊंचा है, क्योंकि भाई यहाँ ज़्यादा लावा गिरे हैं और इधर से बहते हुए गया है, तो इस ईस्टर्न घाट आपका कम नीच मतलब कम ऊंचा है, ये नीचा है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट, ठीक है। आपका जो ईस्टर्न घाट है, आपको जो ईस्टर्न घाट है ये कम नीचा है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट से, ठीक है। वेस्टर्न घाट से आपका ईस्टर्न घाट कम नीचा है, ठीक है, इसी वजह से। चलो फिर हम बात कर लेते हैं रिफ्ट वैली की। हमारी जो रिफ्ट वैली रिवर होती है, आपको रिफ्ट वैली के बारे में बताता हूँ रिफ्ट वैली क्या होती है। तो रिफ्ट वैली आपकी जो होती हैं वो, उसके बारे में आपको बताऊँ तो रिफ्ट वैली हमारी जो है वो हमारी बेसिकली हमारी दो रिवर हैं जो रिफ्ट वैली में। रिफ्ट वैली मतलब वो रिवर जो आपको, अभी मैं आपको बताऊँ तो जो हमारी जो वेस्ट वर्ड साइड हमारी जो रिवर बहती हैं, ठीक है, उन्हें हम रिफ्ट वैली कहते हैं, ठीक है। हमारी जो भी रिवर हैं जो जो वेस्ट साइड बहती है इंडिया में, उन्हें हम रिफ्ट वैली कहते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको बताऊं, जैसे सारी गंगा हो गई, यमुना हो गई, सब रिवर हमारी राइट साइड बहती हैं ऐसे, ईस्टर्न साइड में, सब जाकर वे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। लेकिन कुछ रिवर है हमारी जो भाई ईस्टर्न साइड मतलब हमारी वेस्टर्न साइड बहती हैं, जैसे उसमें एक रिवर आ जाती है रिफ्ट वैली रिवर हमारी। ऐसे ही दे देते हैं क्वेश्चन, रिवर मेंशन कर देते हैं कि कौन सी इसमें रिफ्ट वैली रिवर है, तो नर्मदा है हमारी। अब जब भी नर्मदा के बारे में पढ़ोगे, नर्मदा रिवर के बारे में, ये चीज़ें तुमको पता याद आनी चाहिए कि नर्मदा हमारे प्लेटी को दो पार्ट में बांटती है, और ये रिफ्ट वैली रिवर है उल्टा बहती है भाई, वेस्टर्न साइड में, उल्टा नहीं बहती, वेस्टर्न साइड में बहती है, सतपुरा के बीच में, हमारे सतपुरा रेंज है और विंध्या रेंज है उनके बीच में। एक दूसरी हमारी तापी रिवर है, ठीक है, ये भी बहती है हमारी रिफ्ट वैली में। उसके बाद हमारी दामोदर है, दामोदर रिवर है, ये भी बहती है हमारी रिफ्ट वैली में, ठीक है। ये हमारी रिफ्ट वैली में बहने वाली तीन रिवर है जो कि हमारे अभी आपको बताऊं तो हमारे प्लेट्यू रीजन में आती हैं, ठीक है। एक उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना चीज़ें आपको समझ में आई। उसके बाद हम चलते हैं कि हमारे ढक्कन प्लेट्यू कैसे हैं, ठीक है, हमारे ढक्कन प्लेट्यू के बारे में जानेंगे। और हमारे ढक्कन प्लेट्यू में कौन कौन से स्टेट आते हैं, हमारे सेंट्रल अपलैंड। देखो हमने जो प्लेट्यू को डिवाइड कर रखा है बेसिकली वो दो पार्ट में कर रखा है, ठीक है। हमारे जो प्लेट्यू हैं उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है बेसिकली, हमारे जो पेनिनसुलर प्लेटू हैं। अब हम पेनिनसुला क्यों कहते हैं, इंडिया को आपने सुना होगा हम कहते हैं पेनिनसुला प्लेटू, पेनिन पेनिनसुलर प्लेटू। भाई राइटिंग को सही तो होने लगी मुझे लग रहा है। पेनिनसुला प्लेटू क्यों कहते हैं, देखो ऐसी चीज़ जो तीन तरफ से पानी से घिरी रहती है उसे हम पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है, पेनिनसुला कहते हैं। तो इंडिया से घिरा है ना भाई प्लेटू, इंडिया का तीन तरफ से पानी से, इधर अरबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर इंडियन ओशियन, तो तीन साइड से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसे कहते हैं पेनिनसुला प्लेटू, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ कि हमारे ढक्कन प्लेटू में कौन कौन से अभी आते हैं। ढक्कन प्लेटू में सबसे पहला तो हमारा आता है भाई, सबसे पहला हमारा आता है ढक्कन प्लेटू में विदर्भ का प्लेटू। सबसे पहले विदर्भ आता है जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद आता है हमारा बस्तर का। पूछा जाता है कि कौन सा प्लेटू कौन से स्टेट में आता है, झारखंड में आता है हमारा बस्तर का। उसके बाद हमारा आता है आपका तेलंगाना प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू तो तेलंगाना में ही आएगा भाई। उसके बाद हमारा आता है धारवाड़ का प्लेटू, ठीक है, हमारा धारवाड़ का प्लेटू आता है कर्नाटका में। तो ढक्कन प्लेटू में हम बेसिकली चार प्लेटू आते हैं, हमारा विदर्भ का प्लेटू महाराष्ट्र में, बस्तर का झारखंड में, हमारा तेलंगाना तेलंगाना में आता है, धारवाड़ कर्नाटका में आता है। ये हमारे ढक्कन प्लेटू के चार पार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब आपको बताऊँ तो ये देखो ढक्कन प्लेटू यहाँ है मेरा, इसके ये पार्ट हो गए इतने, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करें हमारे जो हमने देखो हमने प्लेटू को भी दो रेंज में बांटा है ना भाई, ढक्कन प्लेटू और सेंट्रल अपलैंड, हमारा सेंट्रल अपलैंड प्लेटू। तो सेंट्रल अपलैंड हमारा जो प्लेटू है ये इधर ऊपर है, और हमारा जो ढक्कन प्लेटू यहाँ देखो ये हो गया हमारा तेलंगाना प्लेटू हो गया, इधर विदर्भ हो गया, इधर हमारा बस्तर हो जाएगा, और आपको इधर बताऊँ तो इधर हमारा ये धारवाड़ का प्लेटू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर सेंट्रल अपलैंड की, तो इसमें हम आपको छः प्लेटू इसमें हम बांटते हैं। देखो छः पार्ट होते हैं हमारे सेंट्रल अपलैंड के। छः कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है हमारा विंध्याचल,
विंध्याचल प्लेट्यू है, ठीक है, जो कि आपको ये मिलेगा मध्य प्रदेश में। उसके बाद हमारा मालवा का प्लेट्यू है, जो कि राजस्थान और एमपी में मिलेगा आपको। उसके बाद हमारा मिलता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड हमारा मध्य प्रदेश में है। यहीं पर आपको मिलेगा बघेलखंड। यहाँ पर आपको बघेलखंड मिलेगा, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आपको बताऊं तो आपको यहीं पर आपको मिलेगा, इसी में इसी का पार्ट है हमारा मेघालय का प्लेटू, ठीक है। हमारा मेघालय का प्लेटू, ये तो मेघालय में आपको पता है, ये मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा एक छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू ये भी हमारे सेंट्रल अपलैंड थ्रस्ट का ही हमारे सेंट्रल अपलैंड प्लेटू का ही पार्ट है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू आपको ये झारखंड वेस्ट बंगाल के साइड में पड़ता है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर क्या है, आपको बताऊँ तो बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, यहीं पर आपको मेघालय प्लेटू मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। आपको बता दूं कि ढक्कन प्लेटू जो है ये सबसे लार्जेस्ट है, ये भी याद रखना, ये सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। हमारा ढक्कन प्लेटू सबसे लार्जेस्ट प्लेटू है। आपको जो मिनरल मिलेंगे, ठीक है, वो आपको धारवाड़ और कर्नाटका प्लेटू से मिलेंगे। एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट मिनरल कहाँ से मिलेंगे, तो मोस्ट मिनरल आपको यहीं से मिलेंगे। मोस्ट मिनरल्स आपको तेलंगाना और धारवाड़ से मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं कोल की बात करूं, कोल सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं भैया, तो कोल आपको सबसे ज़्यादा मिलते हैं भैया यहीं पर आपको छोटा नागपुर प्लेटू, यहीं पर दामोदर प्लेटू भी है, इसमें एक और नोट कर लेना, दामोदर प्लेटू, दामोदर प्लेटू, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू और दामोदर से आपको सबसे ज़्यादा कोल मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। कोल आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं दो प्लेटू से मिलते हैं हमारे। अब आपको बात करूँ कि भाई यही प्लेट्यू नहीं, आपके प्लेट्यू आपके यहाँ ऊपर भी हैं, लद्दाख में। लद्दाख में जो प्लेट्यू है ना, वो सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है। सबसे हाई प्लेट्यू हमारे इंडिया में कौन सा है, लद्दाख प्लेट्यू। लद्दाख प्लेट्यू सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू, सबसे ऊंचा प्लेट्यू, ठीक है। तो जो मैं आपको बताऊं तो जो छोटा नागपुर हमारा जो प्लेट्यू है और मेघालय प्लेट्यू है, देखो छोटा नागपुर आपको यहाँ पड़ता है, ये प्लेट्यू छोटा नागपुर का, यहाँ पर मेघालय प्लेट्यू। इस बीच के जो ये दरार है, इस बीच में जो जगह खाली है जहाँ पर आपका आपका बांग्लादेश बसा हुआ है, इसे हम कहते हैं मालदा पास। क्वेश्चन आपके सीडीएस में आया, मालदा पास किस कौन कौन से प्लेट्यू के बीच में है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू के बीच में हमारा, मेघालय प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीच में मालदा पास है, मालदा पास, ठीक है। ये हो गया हमारा जो भी प्लेट्यू का काम था, वो हमने खत्म कर दिया है। प्लेट्यू में इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा, ये मैं आपको फॉर श्योर कह सकता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, थोड़ी बात कर लेते हैं मेरे टाइम रेंज की अपनी। उससे पहले हम बात करेंगे, एक मिनट थोड़ा मुझे टाइम देना, ठीक है। पहले मेरी टाइम रेंज बात कर लें, या फिर पहले हम पहले सी कोस्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। कोस्ट हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं कर ही देता हूँ, इसको मैं नीचे ही कर देता हूँ, ठीक है। एक मिनट समय देना मुझे, इसको मैं नीचे ही कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने स्लाइड चेंज कर दिया है, देख लो सबसे नीचे पहुँच गया है ना, ठीक है। तो जैसे देखो कोस्ट है हमारे, सी कोस्ट, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे ये कोस्ट है हमारी, इसको हम वेस्टर्न घाट कहते हैं, इसको हम कहते हैं ईस्टर्न घाट, घाट, इसको वेस्टर्न घाट कहते हैं, इसको हम ईस्टर्न घाट कहते हैं, ठीक है। तो हमारे ईस्टर्न घाट हो गए, वेस्टर्न घाट हो गए, ये वेस्ट साइड में इसलिए वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न साइड में इसलिए इनको ईस्टर्न घाट हम कहते हैं, ठीक है। ये हमारी, तो अब आपको बताऊं तो यहाँ पर हम कोस्ट के बारे में बात करते हैं कि कोस्ट, अब आपको मैं बता दूं पहले कुछ इसकी इसकी कुछ मैं आपको विशेषता बता देता हूँ वेस्टर्न घाट की अपने। आपको बताऊं तो लगभग ये हमारे आपको बताऊं तो इनकी जो ये डिवाइड हम करते हैं अपने वेस्टर्न घाट को, ठीक है। हमारे जो वेस्टर्न घाट हैं इसको हम डिवाइड किया हमने 4 पार्ट में, 1 2 3 4। वही अगर हम बात करते हैं अपनी ईस्टर्न घाट की, तो इनको हमने डिवाइड किया है 1 2 3 पार्ट में, ठीक है। कोरोमंडल, नॉर्थ सरकार, उत्कल, ठीक है।
यहाँ पर हम लिख लेते हैं वेस्टर्न घाट हमारे ये हैं। यहाँ पर हम वेस्टर्न घाट के बारे में ये ईस्टर्न घाट है हमारे, और इधर वेस्टर्न घाट है। ठीक है, ठीक है, आई थी चीज़ समझ। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि जैसे जैसे रन ऑफ कच्छ हो गया यहाँ पर। उसके बाद कुछ इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हमारे जो वेस्टर्न घाट हैं, पहले हम वेस्टर्न घाट के बारे में यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, आपका आपका जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट की कुछ हमारी विशेषताएं जो हैं, स्पेसिफिकेशन, उनके बारे में आपको बता दूं। तो भाई ये कॉन्टिन्यू है। ठीक है, सबसे पहली बात, ये कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस है ये कहीं पर भी आपको ऐसे कटा हुआ नहीं दिखेगा कि कटा हुआ है, कहीं पर पहाड़ है कहीं पर नहीं। ये हमारे जो रेंजेस हैं पूरी कॉन्टिन्यू है, कॉन्टिन्यूअस रेंज है। ठीक है, हमारी जो वेस्टर्न घाट की रेंज है पूरी कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद आपको बताऊं तो ये स्ट्रेच है हमारी, ये तापी से लेकर, जो हमारी तापी रिवर है वहाँ से लेकर अगर मैं बात करूँ तो हमारी ये जो स्ट्रेच है ये लगभग आपको नीलगिरी हिल्स तक है। नीलगिरी हमारी जो हिल है तमिलनाडु में, ठीक है, वहाँ तक ये है। ठीक है, स्ट्रेच है। उसके बाद आपको बताऊँ कि यहाँ पर एक टर्म बहुत फेमस है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। ये मैं रेनफॉल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, वहाँ पर ओरोग्राफिक रेन होती है यहाँ पर। बेसिकली वही होता है कि पहाड़ यहाँ से ऐसे, जैसे यहाँ पर बारिश, यहाँ पर रेन जो है, यहाँ मतलब जब इधर से ऐसे आते हैं हमारे जो क्लाउड से यहाँ आते हैं तो यहीं लड़कर यहाँ पर बारिश हो जाती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल है। ठीक है, इधर नहीं होती, इस साइड हो जाती है। और आपको बताऊँ तो इसमें हमारी जो सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, हमारी जो सबसे हाईएस्ट पीक है हमारे जो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक हमारी है वो है भाई अन्नामुडी। पूछ लिया जाता है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, हाईएस्ट पीक है हमारे वेस्टर्न घाट की तो वो है अन्नामुडी है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो हमारा ये नॉर्थ से लेकर और साउथ तक फैला हुआ है। आपको बताया ना, कॉन्टिन्यूस है, कहीं कटा पीटा नहीं है। तापी से लेकर नीलगिरी हिल्स तक फैला हुआ है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है वेस्टर्न घाट पे। अनाईमुडी इसकी सबसे हाईएस्ट हमारी पीक है। ठीक है, बाकी मैं बताऊँ तो जैसे गुजरात वाला ये एरिया है, ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है उसे हम काथियावाड़ कोस्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा जो महाराष्ट्र और गोवा वाली एरिया है उसे हम कोनकर कोस्ट या सह्याद्री कोस्ट के नाम से जानते हैं, ये वाली एरिया। उसके बाद हमारा जो कर्नाटका बचा, यहाँ वाली एरिया जो बचती है इसको हम कारावली कारावली या फिर करनारा कोस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको देखो, थोड़ा लैंग्वेज इसमें है, जियोग्राफी में थोड़ी अटपटी ऐसी। ठीक है, तो कारावली करनार कोस्ट के नाम से इसको हम जानते हैं, हमारा जो कर्नाटका वाला रीजन है। उसके बाद केरला को हम मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। मालाबार एक्सरसाइज भी होती है, बताना कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है मालाबार। ये मतलब दो कंट्रियों के बीच में होती है या फिर मल्टीपल कंट्रीज में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो जो गुजरात वाला काठियावाड़, कोनकर, सह्याद्री, कारावली, कनारा कोस्ट, फिर मालाबार कोस्ट, ये गुजरात में है। ये महाराष्ट्र गोवा के कोस्ट को कहते हैं, कर्नाटका के कोस्ट को कहते हैं, केरला के कोस्ट को कहते हैं। ठीक है, इसमें बाकी और कुछ पढ़ने वाला ऐसा है नहीं। बात करें अगर हम वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट के बारे में हम, वेस्टर्न घाट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं वेस्टर्न घाट की कुछ हमारी स्पेसिफिकेशन क्या है। ठीक है, ईस्टर्न घाट की, क्यों बार बार वेस्टर्न घाट आ रहा है, अभी पढ़ा कर आया हूँ ना इसलिए। ईस्टर्न घाट, ठीक है, तो ईस्टर्न घाट्स की हमारी स्पेसिफिकेशन क्या होती है। तो ईस्टर्न घाट हमारे भाई जो है ना, पहली बात तो कॉन्टीन्यूस नहीं है, इनरेगुलर है। क्योंकि भाई लावा जब उड़कर आया था ना इतना दूर फैल कर, तो थोड़ा थोड़ा लावा कम हो गया ना इसमें, लावा कम हो गया, कहीं इधर से बहा कहीं इधर से बहा, बीच में यहाँ छोड़ दिया, यहाँ पहाड़ नहीं है। ठीक है, इनरेगुलर है ये। ठीक है, उसके बाद आपको बताऊँ तो इनमें अभी इनका जो स्ट्रेच है, तो ये स्ट्रेच इनका है भाई, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा अलग दिखे ना। इनका जो स्ट्रेच है तो वहाँ पर वो हमारा तापी से लेकर और नीलगिरी हिल्स तक था, लेकिन ये महानदी से स्टार्ट होता है। ठीक है, महानदी से स्टार्ट होता है और नीलगिरी तक जाता है, नीलगिरी तक ये भी जाता है। ठीक है, महानदी से स्टार्ट होकर, उसके भी ये यार रुक जाओ, उसके बाद मैं और बता देता हूँ उसके बारे में, यहाँ आ जाओ। ये भाई इस जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे हाईएस्ट पीक है हमारी ईस्टर्न घाट की, वो महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी सबसे ऊंची ऊंची चोटी है हमारे ईस्टर्न घाट की। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक जो आपको बताऊँ
सेवरॉय हिल्स हैं और जावेदी हिल्स हैं, वो लोकेट हैं इसके साउथ ईस्ट में, ठीक है। हमारे जो ईस्टर्न घाट है उसके साउथ ईस्ट में हमारी मतलब हमारे जो ये सेवरॉय हिल्स हैं और जावेदी हिल्स हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं पढ़ाऊँगा तो आपको बता ही दूंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये चीज़ है इसकी, ये इसको मैंने इसलिए मिटाया क्योंकि साफ़ हो जाए चीज़ें, सामने की चीज़ें दिखने लगे आपको। अभी मैंने कहा कि इसके जो यहाँ पर लिख देता हूँ, जो आपकी सेवरॉय और जावेदी हिल्स है ना, क्वेश्चन है ये, प्रीवियस है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं ना लिखता इसको टाल कर निकल जाता। ये लोकेटेड है कहाँ, ये लोकेटेड है कहाँ, लोकेटेड है हमारे साउथ ईस्ट पार्ट में। साउथ ईस्ट पार्ट में किसके, साउथ ईस्ट पार्ट में हमारे ईस्टर्न घाट के, ठीक है। ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट पार्ट में ये लोकेटेड है। साउथ ईस्ट कहाँ हो गया, ठीक है बताओ। साउथ ईस्ट इधर हो गया, ठीक है। वेस्टर्न घाट का साउथ ईस्ट इधर है, ठीक है। तो हमारी जो ये सेवरॉय हिल्स और जावेदी हिल्स हैं ये लोकेटेड है साउथ ईस्ट में, ठीक है। अब इसमें और बाकी कुछ नहीं है, ये हमारा इतना यहाँ पर ख़त्म होता है। जैसे जो हमारा तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, कोरोमंडल कोस्ट है। उसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला, इसे हम नॉर्थ सरकार के नाम से जानते हैं, ये है, ठीक है। आंध्रा कोस्ट लिखा हुआ है लेकिन इसको नॉर्थ सरकार के कोस्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा जो उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इसे हम उत्कल कोस्ट के नाम से जानते हैं। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, ये आसान हैं लेकिन आप याद करेंगे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं। इसमें कुछ ऐसी बड़ी कोई ऐसा इसमें साइंटिस्ट का दिमाग नहीं लगाना है, याद करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें, और 2-3 बार आप नोट से गुजरेंगे आपको याद हो जाएगा। जैसे आप अपने घर जाते हैं, रास्ते से 2-3 बार गुजरते हैं ना, रास्ता आपको याद रहता है, आँख बंद करके भी घर जा सकते हैं। वैसे जब आप नोट से 2-3 बार गुजरेंगे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमारा लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल यहाँ पर हमारा सेशन अब एंड होगा। हमारी मेरे टाइम रेंज जो होती है, जैसे इंडिया का ये बॉर्डर है, ठीक है। इंडिया का बॉर्डर है तो वहाँ से भाई ऐसा तो है नहीं इंडिया पूरे समुद्र पर कब्जा कर सकती है, पूरा इंडिया ओशियन है तो इंडिया का हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। एक मेरी टाइम रेंज होती है। अब वो जो रेंज होती है, सबसे पहले इसको हम 4 पार्ट में बांट लेते हैं। सबसे पहले हमारी होती है बेस लाइन होती है, ठीक है। सबसे पहले बेस लाइन होती है, फिर उसके बाद हमारी आती है, उसके बाद हमारी आती है मेरे टाइम बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद हमारी मेरे टाइम बॉर्डर आता है, ठीक है। बेस लाइन आता है, फिर मेरे टाइम बॉर्डर आता है, फिर उसके बाद हमारा आता है इनक्लोज्ड एरिया, उसके बाद हमारी इनक्लोज्ड एरिया आती है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लिख देता हूँ मैं, एक्सक्लूसिव लिखना इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि अभी राइटिंग सही नहीं है, इस पर पेन टैप पे सही लग नहीं रहा है ऐसा मुझे कंफर्ट, लेकिन धीरे धीरे लिखूंगा तभी आएगा, ये भी सोचता हूँ, तो लिखना पड़ता है, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है हमारा EEC, ठीक है। 4 पार्ट में हम अपने इसको हम अपने मतलब हमारी जो मेरे टाइम लाइन है उसको हम डिवाइड करते हैं। पहले तो बेस लाइन है, फिर मेरे टाइम बॉर्डर है, फिर इनक्लोज एरिया है, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अब इसको हम कैसे मतलब इसको हम कर सकते हैं, देखो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ तब तक कुछ अगर आपको याद आ रहा हो तो आप सोच सकते हैं इसके बारे में, नहीं तो मैं तो है मैं हूँ यहाँ बताने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो अब जैसे जो हमारी बेस लाइन होती है वो क्या होती है। बेस लाइन हम इसलिए मानते हैं क्योंकि एक हमारा एक शेप मिल जाए, ठीक है। बेस लाइन इसलिए, अब जैसे हमारा ऐसे है, अब जैसे यहाँ पर भी सी था, देख लो यहाँ पर भी सी है ना, ऐसे ये देखो मैं ये पेन चला रहा हूँ, इधर देखो पेन ये गई, ये यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी था, यहाँ पर भी सी है, लेकिन हमने एक बेस लाइन ये मान ली ना, देखो ये एक बेस लाइन ये गई है, ये बेस लाइन है, इसको हमने मान ली, इससे पूरी चीज़ें बराबर हो गई। तो बेस लाइन कुछ नहीं होता, हम अपनी बॉर्डर सही करने के लिए बेस लाइन ले लेते हैं, तो ठीक है। अब यहाँ पर हमारा बेस लाइन हो गया, बेस लाइन का कुछ इतना इससे बड़ा कोई मतलब नहीं है। अब हमारा मेरे टाइम जो बॉर्डर होता है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है, ठीक है। नॉटिकल माइल्स होता है हमारा जो बेस लाइन होता है। यहाँ तक अगर कोई आ जाता है, इस बॉर्डर के अंदर कोई घुस आता है भैया, तो डेथ है वो, उसको इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड बिना कुछ पूछे गोली मार देंगी, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई अगर आ जाता है। इनक्लोज्ड एरिया हमारी है वो होती है हमारी 24 नॉटिकल माइल्स तक होती है, हमारी इनक्लोज्ड एरिया 24 नॉटिकल माइल्स तक होती है। यहाँ पर आते हैं लोग लेकिन टैक्स देते हैं, ठीक है। 24 नॉटिकल माइल्स तक आते हैं लोग लेकिन यहाँ पर टैक्स देते हैं।
यहाँ पर भी उनकी घेराबंदी हो जाती है, लेकिन फिर वो दिखाते हैं कि हम टैक्स देने वाले हैं, तो वो आ सकते हैं आराम से, ठीक है। जो भी टैक्स देने वाले हैं, कोई भी शिप हो गई, कुछ भी हो गई जो टैक्स देते हैं, ठीक है, वो 24 किलोमीटर तक आ सकते हैं। जैसे चाइना की शिप है, इधर से जा रही है, ठीक है, तो 24 किलोमीटर तक अगर वो आ रही है तो भारत देखो एक टेंशन जनरेट करता है कि अगर बहुत पास से गुजरी है, कुछ कर नहीं पाता। लेकिन देखो ये बात ये है कि लड़ाकू जहाज़ नहीं आनी चाहिए, कोई हमारी पनडुब्बी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये है कि उनकी इकोनॉमिक्स वाली जो उनकी जो भी ट्रेड वाली शिप्स हैं वो जा सकती हैं 24 किलोमीटर दूर से, टैक्स देते हैं, आते जाते हैं, क्योंकि इंडिया का रास्ता है इसलिए इंडिया को टैक्स देते हैं। उसके बाद हमारी आती है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमारी आते हैं, ये 200 नॉटिकल माइल की होती है, ठीक है। यहाँ से भाई क्या होता है ना कि आपको इसमें ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई टैक्स नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आ जा सकता है, अदर कंट्री भी, ठीक है। लेकिन अगर हमको यहाँ पर कोई भी मिनरल मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है यहाँ पर, अगर हमको कोई भी भैया अगर मिनरल मिलता है, ठीक है, अगर कोई भी हमको मिनरल मिलता है तो पूरी तरीके से हम वो इंडिया का होगा, उस कंट्री का होगा अगर मिनरल है। यहाँ पर टैक्स दे सकते हैं, यहाँ पर डेथ हो सकती है, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, बाकी मैंने समझा दिया है। यहाँ पर कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन यहाँ पर जो भी मिनरल होगा कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन यहाँ पर कोई भी अगर मिनरल आता है तो उसी कंट्री का होगा जिसके ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ रहा होगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाता है एक हाई सी। हाई सी होता है, ये किसी के लिए नहीं होता, ये इंटरनेशनली फ्री होता है, ठीक है। हाई सी हमारा होता है, ये बिल्कुल फ्री होता है, यहाँ से कोई आओ कोई जाओ कोई कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना, कोई खुदाई कर कर या फिर कोई पेट्रोलियम या कोल नहीं निकाल सकता यहाँ से, क्योंकि ये देख रेख में होता हमारे यूएन के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, बेस लाइन हमारी होती है जो कि हम अपनी अपनी बॉर्डर सेट करते हैं, मैरीटाइम बॉर्डर 12 नॉटिकल माइल, कोई आता है ख़त्म खलास। इनक्लोज एरिया 24 नॉटिकल माइल का होता है, यहाँ पर टैक्स देना पड़ता है कोई भी शिप आती है। और बेसिकली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो 200 नॉटिकल माइल तक होता है, ठीक है। तो 200 नॉटिकल माइल तक ये होता है। उसके बाद हमारा जो हाई सी होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, जो कि हमारा यूएन देखता है, ठीक है। यहाँ पर कोई खुदाई ना करे या फिर कुछ यहाँ से पेट्रोलियम या कोल ना निकाला जाए, ठीक है। तो ठीक है, सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। फिर हम नेक्स्ट अब अपनी नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे, ठीक है। ऐसे करके अगर हम 15 से 20 दिन में पूरी ज्योग्राफी ख़त्म कर लेंगे। देखो चीज़ें जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं तो चीज़ें अच्छी समझ में आती हैं। आपको ये चीज़ें पता चली होगी अगर आपने क्लास में ध्यान दिया होगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें अगर नोट्स बना लेना, बार बार देखना है तो बार बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड कर लेना वीडियो, ठीक है। तो सेशन हमारा यहाँ पर द एंड होता है, कल हम फिर मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद, टेक केयर, ठीक है। एग्ज़ाम है, सही से पढ़ो, बाकी कोई समस्या है तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं टेक्स्ट का नंबर दे देता हूँ अपने, मैं नंबर दे देता हूँ, ठीक है। इस पर आप टेक्स्ट कर सकते हो, कोई समस्या है, ठीक है, इस पर टेक्स्ट कर देना। मैं टेलीग्राम में भी आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। अभी जैसे टेलीग्राम की मैं लिंक यहाँ पर अभी मैं मेंशन कर देता हूँ, टेलीग्राम की लिंक भी मेंशन कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम आए तो उस पर कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो भाई, लगे रहो।